A different kind of school. Before you read, do you know these words? If you don't find other their meanings, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. तो ये पांचवा चैप्टर है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक किस तरह का एक दूसरे तरीके का स्कूल है, इसके बारे में ये बताया गया है। हम इसको पढ़ेंगे तो आप सब अपनी किताबें अपने पास रखो और इसको ध्यान से समझो पैराग्राफ के अनुसार। तो यहाँ पहला पैराग्राफ है, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन स्कूल बट नो टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। सेकेंड पैराग्राफ है, व्हेन आई अराइव देयर वाज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped it and looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. तो पहला पैराग्राफ है, इसमें एक जो राइटर है उसने एक स्कूल के बारे में सुना हुआ है। जो ये स्कूल देख रहे हो आप, ये कई एक डिफरेंट तरीके का स्कूल है जिसके बारे में ये सुनता है कि एक मिस है जिसका नाम बीन है। उनका स्कूल एक काफ़ी अलग तरीके का, उसमें काफ़ी जाना माना स्कूल है, काफ़ी बोल वाला उस स्कूल का। तो इसको हफ्ते से कोई चांस नहीं मिलता है, तो एक बार जब चांस मिलता है तो ये जाके आता है, देखता है वहाँ पर। सेकंड पैराग्राफ, जब ये जाता है वहाँ पर तो देखता है कि उसको दिखाई तो कोई नहीं देता है। अपने नज़रिए से जब देखता है, नो वन साइड मतलब कोई दिखाई नहीं देता, तो देखता है बस फिर सिवाय एक लड़की के उसको और कोई दिखाई नहीं देता है। और ये एक चीज़ वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों में एक बैंडेज, एक पट्टी बांध रखी है और उसको रास्ता दिखाया जा रहा है बड़े ध्यान से। एक छोटे बच्चे के द्वारा उसको रास्ता दिखाया जा रहा है। और वो रास्ता कहाँ से दिखाया जा रहा है, जैसे कि जो फ्लावर्स बेड्स होते हैं जो आगे पीछे चारों तरफ बिछाए होते हैं और बीच में रास्ता होता है, क्यारियों के बीच में से उसको लेके जाया जा रहा है उस लड़की को। तो लड़का जो जो लेके जा रहा है वो छोटा है और वो कम से कम 4 साल का है उसने। देन वो जो लेके जा रहा है, देन सडनली वो रुकती है, वो देखती है, वो उससे पूछती है कि यहाँ पर कौन है। वो जो आया होता है वो बताता है उसको, और उसको मुझे और उसको दोनों को बताता है। देन वो आपस में बात करके आगे बढ़ जाते हैं। Third paragraph, Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. Then fourth paragraph, no more than is needed to help them to learn how to do things simple: spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. अब फोर्थ जो थर्ड पैराग्राफ है, इसमें ये बताया गया कि जो वो मिस बीम के बारे में जो उसने सुना होता है, एकदम वैसा एक मिडिल एज कम एज की औरत हो जिसको पूरी पावर में है, जो पूरी पावर है उसको, कम मतलब पूरी उसको पावर है, पूरा उसको अधिकार है। अथॉरिटी मतलब पूरी एक फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब फुल पावर में है। मतलब वो एक बीम है जिसको पूरा स्कूल का एक लेखा मतलब प्रिंसिपल कह सकते हो, उसको इतनी पावर है। एंड वो इस पावर का वो ज़्यादा घमंड नहीं उठाती, लेकिन वो फिर भी क्या है, एक काइंडली बन के रहती है। मतलब एक बच्चों के साथ बच्चा बन के रहती है, टीचर के साथ टीचर, मतलब बहुत अच्छा सा व्यवहार है। मन की साफ और समझने वाली है। देन उसके जो वो बाल देखता है, जो राइटर है जो है वो उसके वो बाल देखता है, उसके बाल धीरे धीरे भूरे हो रहे हैं, मतलब सफ़ेद हो रहे हैं अभी से उम्र में आके। तो अब जो उसकी जो एज है, जो उस उम्र में उसके बाल जो सफ़ेद होने लगते हैं। देन उसका जो फिगर है, जो देखता है बॉडी फिगर जो देखता है वो भी प्लम फिगर है। मतलब ऐसा कि जो अब मान लीजिए कोई ऐसे बच्चे चिड़चिड़े बच्चे हैं जिनको मतलब किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं, लेकिन उन्हें उन्हीं की शक्ल देखना पसंद है जिनकी वजह से उन्हें अच्छा लगे। तो वैसा उसका है फिगर। अब प्लम फिगर मतलब गोलू मोलू टाइप, मतलब किसी भी अब कोई भी जैसा बीमार कोई भी बच्चा हो तो किसी को भी लुभा जाएगा। तो उसके बाद क्या है, जो राइटर है जो लेकर को आया है स्कूल देखने के लिए, वो कुछ सवाल करता है, उनसे पूछता है, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में पूछता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कुछ सुना होता है
कि इतना आसान तरीके से कैसे इतना ये, वो सब कुछ पूछता है। देन फोर्थ पैराग्राफ में वो जो मिस भीम है वो बताते नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम बच्चों को उतना ही पढ़ाते हैं जितना उनको सीखना हो, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर उनके ऊपर हम बोझ नहीं डालते। मतलब कहने का मतलब वो उनको स्पेलिंग, एडिंग, जमा, जोड़, मतलब जमा, गुणा, भाग, ये मतलब कुछ स्पेलिंग बता देना, लिखाई करवा देना। एंड को जो अदर काम होते हैं जैसे बातचीत के, वो उनको बातचीत के तरीके से सिखा देना, मतलब रीडिंग के तरीके से सिखा देना, बातचीत के तरीके से वाकई के जो काम होते हैं वो बता दिए जाते हैं, प्रैक्टिकली जो भी वर्क होता होगा। देर उन्हें वो कहते हैं कि उन्हें ये सब सीखते वक्त क्या होता है कि उन्हें सीधा बैठना होता है, हाथ पर हाथ, मतलब इधर उधर, मतलब तुम ऐसे है कि आलसी बन के नहीं बैठ सकते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना होता है। और इसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल को लेसन्स उन्हें और कुछ नहीं बताए जाते। Fifth paragraph है, the real aim of the school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look at of the window a minute, will you? Sixth paragraph, I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. तो फिफ्थ जो पैराग्राफ है वो उसमें ये क्या है कि इसमें एक मोड़ आया कि जो उसको जो मिस बीम है उनका, उनकी जो स्कूल है, उनके स्कूल का एक सीधा सा मकसद है, एक छोटा सा जो एक मकसद है कि बच्चों को ज़्यादा मतलब विचारों में ना डालकर उन्हें उन्हें विचारशील बनाना। मतलब अगर इतना उन्हें सेल्फिश नहीं बनाना जितना उन्हें विचारशील बनाना, मतलब उन्हें इंसानियत सिखाना बताते हैं स्कूल के अंदर। इंसानियत कैसे बने, मतलब इंसान कैसे बने, डॉक्टर तो बन गए लेकिन इंसानियत ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। और उन्हें काइंडनेस सिखाई जाती है दूसरे के प्रति, मतलब दूसरों के लिए उन्हें इंसान बनना बताया जाता है कि तुम्हें लोगों की मजबूरी को समझना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके चोट लगेगी या फिर आपको कोई दर्द देगा या फिर आप किसी को देखोगे, अगर आप किसी को जानवर को मारोगे तो वो इंसानियत उन्हें बताई जाती है कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कैसे, क्या तुम्हारी ड्यूटीज़ बनती है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, और तुम्हें कैसे उसका जवाब देना चाहिए, और तुम्हें कैसे उसके लिए स्टैंड करना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए, मतलब उसके अगेंस्ट और उसके फेवर में तुम्हें खुद डिसीजन लेना यहाँ पर ये बताते हैं। तो तभी वो जो मिस बीम है वो क्या कहते हैं कि तुम थोड़ा इधर आओगे और थोड़ा खिड़की से बाहर देखोगे क्या, तो फिर वो जो जो आया है वो क्या कहता है थोड़ा खिड़की की तरफ जाता है एंड थोड़ा ऊपरी तरफ से देखता है, वो देखता है बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब लार्ज गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है, और वहाँ पर पीछे एक प्ले ग्राउंड भी है। और उसमें वो देखता है, जो मिस बीम होती है वो उससे पूछती है कि व्हाट डू यू सी, तो वो बीम पूछती है कि तुम क्या देख पा रहे हो। तो 7th पैराग्राफ पढ़ते हैं। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. 8th paragraph है, Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind. Either it is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. अब जब उसको खिड़की से जब वो देखने बाहर आता है, जब वो देखता है कि अगर मतलब वो जो ग्राउंड होता है ऊपर की तरफ देखता है, गार्डन की तरफ देखता है, वो प्ले ग्राउंड की तरफ देखता है, तो वहाँ देखता है कुछ बच्चे हैं। तो वहाँ पर वो देखता है कि बहुत अच्छा गार्डन है और वहाँ पर कुछ बच्चे भी है, मतलब कई सारे खुश मिजाज बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या होता है कि जो राइटर है उसे ये चीज़ देखकर, मतलब ये चीज़ें देखकर दर्द हो रहा होता है, मतलब कुछ भी कहो, हालांकि जो भी है, लेकिन मुझे ये देखकर एक बहुत ही अजीब लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर जो भी है, लेकिन कुछ तो ना तो देखने में सही लग रहे हैं और ना ही उनका शरीर जो शारीरिक रूप से वो ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो वो जब शुरू में आया तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर एक लड़की को देखा, एक गरीब लड़की को, जो कि किसी के द्वारा उसको रास्ता दिखाया जा रहा था, और वो देखता है कि उसकी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देख नहीं पाती थी। और मैं यही चीज़ यहाँ देख रहा हूँ इस गार्डन में, यहाँ भी वैसे ही कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूँ जो कुछ
अंधे हैं, कुछ मतलब नेत्रहीन है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बैठ नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, और किसी के हाथ में बैसाखी है जो बैसाखी से दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। और उसमें ये भी देखता है कि यहाँ पर एक लड़की और है जो कि खुद को इतना कमज़ोर, इतना मतलब निहत्था, मतलब वो क्या कहते हैं कि इतना कमज़ोर समझ रही है कि वो कुछ मतलब अपंग समझ रही है कि वो अब वो पूरी हिम्मत अपनी हार चुकी है। वो ऐसा फील उसको लगता है राइटर को। तो तभी मिस बीम हंसती है, वो भी बोलती है, हंसते हंसते बोलते हैं मिस बीम कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई लंगड़ा अंधा बहरा गूंगा नहीं है, यहाँ पर सब एक उनका ये एक अंधा होने का दिन बनाया गया है कि यहाँ पर कोई जो तुम देख रहे हो यहाँ पर कोई अंधा भी नहीं है। दे दी अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड है। जो तुम देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई अंधा नहीं है, मतलब कोई लंगड़ा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, वो ऐसा बताते हैं। देन ये सब सुन के वो जो राइटर होता है वो भी हैरान हो जाता है। देन फिर से मिस बीम हंसने लगते हैं उसके ऊपर। This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one day deaf day, and one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much way, both the blind and the helpers. There is no misery, 10th paragraph. There is no misery about it. Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is a really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. अब जो 9th पैराग्राफ है इसमें उन्होंने बताया जब वो मतलब पूरी सच्चाई बताते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई अंधा नहीं है, ये तो हमारी जो व्यवस्था प्रणाली है ये इस चीज़ का हिस्सा है एक। और हम यहाँ बच्चों को ये बताते हैं कि अगर कोई ऐसा बुरी किस्मत किसी के साथ हो, किसी का कोई लंगड़ा हो, कोई अगर अंधा हो, कोई अगर बोल ना पाता हो, कोई अगर चल ना पाता हो, किसी के हाथ में कोड़ हो, मतलब कोई मतलब बिल्कुल अपंग हो, तो उन्हें कैसे हमें ट्रीट करना है, उन्हें कैसे हमें आगे मतलब उनका सपोर्ट करना है, मतलब उनकी मदद करनी है। तो कैसे एक इंसानियत के नाते हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें वो बताते हैं कि हमें ये तो बस हमारे इस सिस्टम का, इस मतलब व्यवस्था का एक हिस्सा है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। और हम उन्हें ये भी बताते हैं कि कैसे इस चीज़ को महसूस किया जाए, एहसास किया जाए। देन वो कहते हैं कि हर किसी के पास जो ईच टर्म जो मतलब टर्म्स है, जितनी भी जो बच्चे हैं उन सबको एक एक रोल दिया हुआ है इन्होंने। और उसमें से किसी को एक दिन अंधा होना पड़ता है, किसी को बहरा होना पड़ता है, किसी के लिए तो चोट का दिन होता है, मतलब जख्मी होने का दिन होता है, तो किसी के लिए गूंगा होने वाला दिन होता है। तो वो इसमें ये कहते हैं कि जब किसी का अंधे वाला दिन आता है, मतलब जिस दिन अंधा होना पड़ता है, सबकी आँखों में पट्टियाँ, मतलब उनकी आँखों में पट्टियाँ बांधी जाती हैं और वो एक इच्छा अपने मन के अनुसार, मतलब एक सम्मान के साथ उनको एक अच्छा लगता है कि वो इस चीज़ को एक मतलब भली भांति मतलब सही से निभाएं, वो झाँके ना, चीटिंग ना करें, मतलब देखें ना पट्टी उतार के। तो बैंडेज जब उन्हें बांधी जाती है तो वो रात में बांधी जाती है ताकि वो सुबह उठे और उन्हें ये पूरा रियलाइज़ हो कि सब कुछ जो भी वो करने जा रहे हैं वो बिना मतलब अब पट्टी बांधने के बाद ही होगा, जिसमें उनकी कुछ बच्चे मदद भी करते हैं, उनको कुछ ड्यूटी दी जाती है, काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो उसको पूरा करते हैं। और जो अदर बच्चे होते हैं, मतलब जो बाकी बच्चे होते हैं जो जो अंधे बने होते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ये सब बताया गया। तो जो बाकी जो बच्चे होते हैं जो इनकी मदद कर रहे होते हैं वो भी बहुत काफ़ी कुछ सीखते हैं, दोनों चीज़ें सीखते हैं, मतलब अंधे जो बन रहे होते हैं वो भी सीखते हैं और जो इनकी मदद कर रहे होते हैं वो भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। देन 10th पैराग्राफ में क्या वो बोलते हैं कि इसमें कोई वो मतलब दुख की कोई बात नहीं है, मतलब इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो बस एक तरह से मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, मतलब सारे बच्चे मेरे लिए दयालु हैं, मतलब हर कोई बच्चा एक इतना मासूम है हर किसी के लिए, मतलब
ये तो बस एक एक तरह का गेम है जो हमें एक रात से पहले या फिर शुद्ध दिन शुरू होने से पहले शुरू करना पड़ता है, ताकि हम एक उस ऐसे जो बच्चे हैं जिनमें इंसानियत नहीं है, मतलब जो बिगड़ैल बच्चे हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, जानबूझ के पैसा मांगते हैं, उनसे घड़ी मांगते हैं, वॉच मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, जिनकी डिमांड्स ज़्यादा रहती है, कुछ समझते ही नहीं है, कभी इधर वो चले गए, कभी इधर चले गए, गलत संगत में पड़ गए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे बच्चों को वो सबक सिखाने के लिए, मतलब उनको रियलाइज़ करवाने के लिए, तो ये चीज़ें उनको बताई जाती है ताकि वो समझ सके ऐसी बड़ी से बड़ी मुसीबत को और ख़ुद को संभाल सके। कई सारी मुसीबतें होती हैं। 10th 11th and the blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths. They really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. 12th Miss Beam led me to one of the bandaged girl. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. 13th, don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she explained that would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Are your helpers? तो देखो, अब ये जो 11 जो पैराग्राफ है, इसमें तो ये बताया गया है कि जब वो बताते हैं कि ये बच्चों को एक सबक होता है, एक पार्ट होता है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उनको इंसानियत बताना, उनको इंसान बनाना, किसी की मदद करना, वो जब सिखाते हैं तो वो कहते हैं कि अब इसमें एक कहानी ये आती है कि जब ब्लाइंड डे आता है ना, और ये कह रहे कि अब ये भेदभाव हो रहा है इधर। अब वो कहते हैं कि देखो, ब्लाइंड डे जो नेत्रहीन दिन होता है, जब अंधा होना पड़ता है, वो ठीक तो है, लेकिन सचमुच में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं, जिस दिन हमें बोलना नहीं पड़ता वो सबसे बेकार दिन होता है, मतलब डम डे, मतलब कुछ बोलना नहीं है, वो सबसे खतरनाक दिन होता है, मुश्किल भरा दिन होता है। हमें किसी बच्चे के ऊपर हमें पट्टी बांधनी नहीं होती है, मतलब हम किसी बच्चे के मुंह के ऊपर पट्टी नहीं बांध सकते। तो ये एक तरह से चैलेंज है जो बच्चों को सिखाया जाता है कि उनको अपनी मन की इच्छा, मतलब अपने कंट्रोल में रह के खुद चीज़ों को कंट्रोल करना, ना तो मैं हंसना है, ना तो मैं किसी को हंसाना है, मतलब दांत बिल्कुल नहीं दिखाने, ऐसा होना पड़ता है। अगर तुम्हें कोई गुदगुदी भी करे तो तुम्हें गूंगा ही बन के बोलना है, गूंगा ही रहना है, बोलना ही नहीं है कुछ में, जवान है ही नहीं, ऐसे रहना पड़ता है। अगर हाथ भी जल जाए चिल्लाना है, कुछ भी नहीं, ऐसे उन्हें बताया क्या। तो ऐसे ही वो एक जो मिस बीम जो बता रही होती है कि हमारा जो ब्लाइंड डे है इतना थोड़ा वैसा कठिन होता है, बेकार होता है, लेकिन जो डम डे वो सबसे बेकार, मतलब बुरा माना जाता है, मतलब मतलब ज़्यादा मुश्किल भरा माना जाता है कि उस टाइम हम बच्चों को पट्टी तो बांधनी नहीं पड़ती, उनके मुंह पर बांध भी नहीं सकते, कैसे बांधेंगे, तो उन्हें विल पावर के अनुसार ये सब मेथड्स बताए जाते हैं। तो वो ऐसे ही फिर कहती है कि चलो आओ, मैं तुम्हें जो राइटर होता है उसको गार्डन में लेके चली जाती है और ऐसे ही एक बच्चे से मिलवाती है और उसको एक ये एहसास करवाती है। देन जो मिस बी में उन्हें जब लेके जाती है एक बच्चे के पास 12 पैराग्राफ में, तो वो एक जो लड़की होती है उसने बैंडेज पहनी होती है, तो जेंटलमैन वहाँ पर खड़ा होता है। तो मिस बीम कहते हैं कि ये जो जेंटलमैन है ये तुमसे मिलने आए, कुछ बात करना चाहते हैं। तो मिस बीम उनको वहीं छोड़ देती है, उन दोनों को, और उनसे बात करती है। 13 पैराग्राफ में क्या है कि जो जेंटलमैन है वो उनसे पूछता है, जो राइटर आया होता है, कि तुमने कभी झाँक कर नहीं देखा, वो लड़की सी की बातें पूछता है। तो लड़की एक्सप्लेन करती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं मैं करूँगी, मतलब ये एक तरह से एक धोखाधड़ी होगी और ये मेरी रूल रेगुलेशन और मेरी इस चीज़ के जो लेसन है इसके अगेंस्ट है। लेकिन वो कहती है आई हैव नो आइडिया इट वॉज फुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन ये सबसे बड़ा और सबसे भद्दा है कि तुम एक दिन के लिए तुम्हें अंधा होना पड़ता है, नेत्रहीन होना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसा लगता है, लेकिन ये बेकार है। तो वो ऐसा बताती है, ठीक है, तुम्हें कुछ देखना नहीं पड़ रहा और तुम्हें कुछ तुम सब इंटरेस्ट कर रहे हैं, सब मौज में है, सबको अच्छा लग रहा है, मतलब देखना, दुनिया देख रही है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो एक तरह से ऑफल उसको भद्दा लगता है। तो वो कहते हैं कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना होता है कि हमें कोई ठोक ना दे, हमें कोई टक्कर ना मार दे, या फिर हम किसी चीज़ से टकरा ना जाए। तो इस चीज़ का डर उसके माइंड में बना रहता है कि एक मतलब
अब तुम नेत्रहीन हो तो ये चीज़ें तो ओबियसली तुम्हारे माइंड में आएगी। अब वो ये भी कहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम कहीं जगह या फिर कोई ऐसा ठिकाना देख लें जहाँ पर बैठ जाए आराम से, या फिर जहाँ से हमें राहत हो, कोई किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो, हमें वहाँ से कोई चीज़ गिरने की कोई चीज़, या फिर हमें ठोकर खाने की, या फिर हमें किसी चीज़ से टकरने की कोई ऐसी बुरी मुसीबत ना हो। तो वो ऐसा माइंड में ऐसी उसकी बातें आती है कि इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाए। Then 14th paragraph है, are your helpers kind to you? I ask fairly, but they are not as careful as I shall be when it's my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. 15th paragraph है, oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on crutches is almost fun. I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? तो ये जो लड़की है जो जिससे वो मिला हुआ है राइटर, वो कहता है कि देखो, राइटर उससे कहता है कि देखो, क्या सच में जो तुम्हारी जो मदद करने आते हैं, जिनको ड्यूटी दी जाती है तुम्हारी मदद करने के लिए, इस टाइम जब तुम्हें ये ड्यूटी पूरी करनी होती है, तो वो क्या सच में तुम्हारे लिए मददगार होते हैं, मतलब तुम्हारी सच में मदद करते हैं? तो आम तौर पर सच्चे तौर पर ये बताते कि ख़ास तौर पर तो नहीं, बट जो भी है जैसे भी है, लेकिन ठीक ठाक है। जब मेरी बारी आती है, जब मेरी बारी आ रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, तो मेरे कंपैरिजन से नहीं है, वो मना करते हैं। आई शेल बी व्हेन इट्स माई टर्न, जब मेरी बारी आती है तो उसको लगता है कि वो ज़्यादा केयरफुल है, तो उसे ऐसा लगता है हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, मतलब ऐसा। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि जो पहले से इस रोल को कर चुके हैं, मतलब जो पहले से ब्लाइंड है, जो इस रोल को कर चुके हैं, वो उसको सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं, मतलब उनको उनका एक्सपीरियंस इनको अच्छा लगता है, मतलब जो क्योंकि वो इस चीज़ को देख चुके हैं, उनको पता है ब्लाइंड होना क्या होता है, तो वो मदद करना उनकी उनको ज़्यादा मददगार समझते हैं। तो वो कहते हैं इट्स परफेक्टली गैसली नोट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई। तो ये कहते हैं कि करना तो ठीक नहीं, लेकिन ये ज़्यादा भयंकर भी है, मैं भी चाहूँगी कि तुम भी एक बार ये ट्राई करो। राइटर को ऐसा बोलते, तो चलो, तो राइटर बोलता है कि क्या चलो हम फिर कहीं चलें, मतलब क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप, मतलब कहीं रोक छोड़ सकता हूँ रास्ते में, मैं तुम्हें कहीं मतलब लेट कर सकता हूँ और रास्ता दिखा सकता हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे दिखाओ, बताओ, चलो चलते हैं, छोटी सी एक शहर पर चलते हैं। देन वो चलते बात करते हैं, इधर उधर की बातों के बारे में कर रहे होते, तो वो ये भी कहते हैं कि आपको मुझे चलते चलते बताना भी पड़ेगा कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो वो कहता है हाँ, मुझे अच्छा लगेगा ये सब बता के, और मैं इसका आभारी भी रहूँगा। देन वो जब जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब ये दिन ख़त्म होने वाला होगा तो जो बाकी के दिन जो होंगे वो इतने बुरे नहीं होंगे जितने ये इतना बुरा दिन लगा। लेकिन वो ये भी कहती है हैविंग ए लेग टाइड अप, वो कहते हैं कि अगर आपकी एक टांग को बांध दी जाए तो आपको चलना पड़ता है एक क्रच के अनुसार। तो ये एक तरह से उसको अच्छा लगता है, मतलब उसको बढ़िया लगता है, मजाक लगता है कि चलो इसमें आपको चलना पड़ रहा है कूद कूद के, हॉपिंग करते करते। देन उसको एक तरह का अच्छा लगता है। देन वो ये कहते हैं कि हैविंग एन आर्म टाइड अप, मतलब आपके अगर बाजू बांध दी जाए तो उसमें तो ऐसा है कि जैसे कि आपको कुछ खाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ खा भी नहीं सकते आप किसी की मदद से, मतलब ब्रश भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ आप कपड़े चेंज करने में भी आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है, मतलब आने जाने में भी, कोई भारी सामान उठाने में, बैठे रहने में, सोने में काफ़ी परेशानी आती है जब आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा होता है और उसको बांधा होता है। तो ये काफ़ी जो दिक्कतें इसको बहुत, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। उसको कहती है कि इसमें तुम्हें बिना किसी की मदद के तुम कुछ कर नहीं सकते, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट उसको लगता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि लेकिन मैं ये एतराज़ ज़रूर करूँगी, अगर एक दिन के लिए अगर आपको बहरा बनना पड़े तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये चल जाता है। फिर वो कहती है लेकिन अगर अंधा बनना पड़ रहा है, मतलब
जिस दिन आपको अंधा होना पड़ता है उस दिन तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है, बहुत डरावना लगता है उसको। तो इसी चिंता में उसका क्या है कि उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखी करती है, मतलब सताती है। तो वो ऐसी बातों में वो पूछती है कि आप बताओ अभी हम कहाँ पहुँचे। तो 16 पैराग्राफ इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस मिस बीम is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it's Millie, she said. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that's Millie, she is the head girl. There is an old man tying up roses, I said. ये जो ऊपर है, yes, that's Peter. He is a gardener. He is hundreds of years old. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. तो ये जो चैप्टर है तो इसमें हम देखना है कि जो राइटर है वो प्लेग्राउंड में होते वो पूछता है, वो बताते हैं कि राइटर कहता है कि अभी हम प्लेग्राउंड में हम और मिस जो बीम है उसके घर की तरफ जा रहे हैं, हाउस की तरफ आगे को चल रहे हैं। देन चलते चलते वो कहते हैं कि जो मिस बीम है वो आगे ऊपर नीचे चल रहे हैं, उसके साथ एक बड़ी सी लड़की भी है। तो वो लड़की जो जिसके बैंडेज बांध रखी होती है वो पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, मतलब उन्हें कपड़े कैसे पहने हैं। वो अपने उससे पूछती है, छोटे फ्रेंड से जो उसके साथ होता है शुरू में। तो वो बताता है उसने एक ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहन रखी है, एक पिंक ब्लाउज पहन रखा है। तो वो राइटर को भी बताते हैं कि आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। तो राइटर को जब वो बताते हैं कि वो मिली है तो उसका ये कलर पूछता है राइटर से। लड़की जो बैंडेज पहन रखी होती है वो पूछती है कि उसका कलर क्या है बालों का। तो वो बालों का कलर बताता है कि शायद ये थोड़ा हल्का कलर है, थोड़ा हल्का है कलर जो है, थोड़ा हल्का। वो बताती है ये मिली है जो कि हेड है इसको, उसके मतलब स्कूल की हेड है। तो जब वो देखते हैं जो राइटर होता है वो कहता है कि हाँ यहाँ पर एक ओल्ड मैन भी है जो मतलब जो गुलाब होते हैं उनको टाई अप कर रहा है, मतलब उनको बांध रहा है, उनको मतलब बांध के रख रहे हैं। तो वो कहती है कि ये माली है, दैट्स पीटर। वो एक पीटर है जो कि द गार्डनर, मतलब एक माली है जो कि 100 साल का दिखने में लगता है। एंड वो जो राइटर है वो कहता है कि यहाँ पर एक लड़की भी आ रही है जिसके घुंघराले बाल हैं, मतलब जैसे देख रहे हो ना आप कि इसमें ये जो बाल ये ऐसे घुंघराले बाल है। एंड वो कहते हैं कि हाँ ये शायद अनीता है। हाँ नहीं ये अनीता ही है। वो अपनी बैंडेज जिसने पहन रखे थे वो लड़की बताती है। एंड जब वो 17th पैराग्राफ है, एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Oh, she replied, then there is something in my system after all. तो ये जो 17 जो पैराग्राफ है इसमें जब वो चल रहे होते हैं, चलते जब उनकी बातचीत ख़त्म हो जाती है, जो बैंडेज इसने पहन रखी होती है तो उसको धीरे से आप माइंड में कुछ बातें आती है, वो डिस्कवर करता है, मतलब वो ऑब्जर्व करता है। वो कहता है कि अब मैं कुछ ज़्यादा ही विचारशील आदमी बन चुका हूँ, पहले के 10 गुना ज़्यादा मैं विचारशील आदमी बन चुका हूँ। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं किसी को भी ये एहसास, और मैं ये खुद एहसास कर सकता हूँ, ये डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लोगों को डिस्क्राइब मतलब उनका उल्लेख करना, मतलब उनको विवरण मतलब बताना हो, समझाना हो, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ कैसी है, वो मतलब बता सकता है। और ये चीज़ें उसको, और इन सब चीज़ों ने उसको क्या है कि बहुत ज़्यादा वो क्या है कि मतलब रुचिकार इंटरेस्ट किया उसको। रुचिकार मतलब उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और उसको ये इंटरेस्टेड लगी। एंड जब वो फाइनली जब जाने वाला होता है तो वो मिस से कहता है, मिस बीम से कहता है कि मुझे ये बोलते हुए बहुत ही अजीब लग रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मुझे मेरा जाना भी ज़रूरी है। तो जब वो रिप्लाई में जो आता है कि जो मिस बीम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब अब तुम्हें लगता है कि जो हमारा जो ये सिस्टम है, मतलब जो ये व्यवस्था है, इसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ है, मतलब कुछ तो है जो तुम्हें जाने से रोक रहे, मना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों तुम्हारा चैप्टर था। ये वो लड़की है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी नरेट की गई है और ये
ये राइटर है। एंड देन इसमें ये काफ़ी सारे जो स्टार्टिंग में जो वर्ड्स थे जो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे ये बैंडेज पट्टी होता है, क्रच आपको पता है क्या होता है। क्रच जो होती है बैसाखी होती है, जो मैंने तुम्हें दिखाई थी यहाँ पर। ये जो बच्ची है कहाँ गई, जिसके ऊपर ये चल रही है, देखो ये होती है बैसाखी ऐसी, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, हाँ, क्रिपल मतलब अपंग एहसान होता है। ऑनर मतलब इच्छा होती है। मिसफॉर्चून मतलब बुरी किस्मत, सिस्टम व्यवस्था होती है। तो इसमें यही सब चीज़ें आती है। अब देखो, अब तुम्हें ये समझना होगा कि ये इंसानियत के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। अच्छे काम किया करो, मम्मी पापा का कहना माना करो, ठीक है। जो भी बोला जाए अब समझा करो, दुख तकलीफ़ों को भी। बार बार जिद मत किया करो। यही इस एक स्टोरी थी। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। कुछ इसमें वर्ड्स है, अगर वर्ड्स के बारे में तो आप खुद ही डिश नहीं कर सकते। बस ये लेक्चर था, बताना था। एंड ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, बस यही एक चैप्टर। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर गाइस।